नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने उपसहसंयोजक यौगिक की परिचय के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने दो बिंदु पढ़े थे, एक सरल लवण पढ़े थे और एक द्विक लवण पढ़े थे। जब हम सरल लवणों की बात करते हैं कि सरल लवण किसे कहते हैं, तो सरल लवणों के बारे में हमें यह कहा था कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कह रहे थे, सरल लवण कह रहे थे। और द्विक लवण क्या था कि जब दो या दो से अधिक सरल लवणों को परस्पर क्रिया करवाते हैं और उनसे जो यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संकुल लवण। क्या है? संकुल लवण। उस संकुल लवण के बारे में हम बात करेंगे आज। तो ध्यान से एक बार सब लोग लाइक संकुल लवण लाइक शेयर और कमेंट कर दें, फिर हम शुरुआत करते हैं संकुल लवण की। तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर कमेंट कर दें। अब हम शुरुआत करेंगे संकुल लवण की। तो संकुल लवण क्या होते हैं? ऐसे अकार्बनिक पदार्थ, ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जिसमें चाहे वह ठोस अवस्था में हो, चाहे वह द्रव अवस्था में हो, या उसको क्या कह सकते हैं, गलित अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में, ठोस या द्रव, ये दो अवस्थाएं हैं और इन दोनों अवस्थाओं में यदि पदार्थ स्थायी होता है, यानी पदार्थ का स्थायित्व होता है और उनके मध्य उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं संकुल लवण। क्या बोलते हैं? संकुल लवण। यानी आपके पास में ठोस पदार्थ भी है और द्रव पदार्थ भी है। यदि ठोस और द्रव कैसी अवस्था में, स्थायी में है, और उनके मध्य कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, तो उनसे निर्मित लवण को हम संकुल लवण बोलते हैं। अब हमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि संकुल लवण होते हैं, संकुल लवण आयनों का परीक्षण तो देते हैं कि उनमें पाए जाने वाले जो भी आयन होते हैं उन आयनों का परीक्षण देते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित जो संकुल होते हैं, संकुल में उपस्थित जो आयन होते हैं उनका वे परीक्षण कभी नहीं देते हैं। यानी संकुल लवण होते हैं वे उसमें पाए जाने वाले, जैसे पोटेशियम तो उसका परीक्षण देंगे, Cl तो उसका परीक्षण देंगे, लेकिन उसमें जो पाया जाने वाला संकुल है, जैसे साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, इस प्रकार के यौगिकों का वे कभी भी परीक्षण नहीं देते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले संकुल लवण की। तो संकुल लवण में हमें सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे अकार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ हैं? अकार्बनिक पदार्थ। कि ऐसे अकार्बनिक पदार्थ, ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जो ठोस व द्रव, द्रव को हम क्या कह सकते हैं, गलित। ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जो ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। यानी चाहे उनके पास में कैसी अवस्था हो, ठोस अवस्था हो, चाहे वे द्रव के रूप में हो, यानी वे गलित रूप में हो, लेकिन होते कैसे हैं? स्थायी होते हैं। अर्थात उनमें कौन सा बंध पाया जाता है? उपसहसंयोजक बंध। अर्थात उनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। कैसा बंध है? उपसहसंयोजक बंध है, और उपसहसंयोजक बंध पाए जाने के कारण उन लवणों को हम कौन सा लवण कहते हैं? संकुल लवण कहते हैं। अब देखो संकुल लवण की बात करते हैं। जैसे आपने लिखा K4, एग्जाम्पल की FeNC6, तो ये आपके पास में एक संकुल लवण का एग्जाम्पल है। K4FeNC6, ये क्या? आइसोसाइनाइड है। अब इसमें यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, या इसके अलावा जैसे आपने लिख दिया NiCO का होल 5,
ये भी आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं, इन यौगिकों को हम बोलते हैं संकुल लवण। क्या बोलते हैं? संकुल लवण। तो इन संकुल लवणों में हम कुछ गुणों की बात करें तो ऐसे गुण लिख सकते हैं कि संकुल लवणों के गुण क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास में जैसे K4FeCN6 है, K4FeNC बोल दिया 6 है, तो इसमें जो भी यौगिक होंगे वे जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन का परीक्षण तो देंगे। यानी यदि इनको आप जलीय विलयन में लोगे तो जलीय विलयन में ये धनायन और ऋणायन का परीक्षण तो देंगे, लेकिन इनमें पाया जाने वाला जो संकुल है वह किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं देगा। तो इसमें आप ये विशेष तौर से गुणों में पहला गुण ये लिख सकते हो कि जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन का परीक्षण देते हैं। कि जलीय विलयन में कौन सा परीक्षण देते हैं? धनायन और ऋणायन की। ये क्या करते हैं? पहचान करते हैं कि ये इसमें धनायन है और ये क्या इसमें ऋणायन है। और इसके बाद में ये कह सकते हो नंबर 2, संकुल में उपस्थित आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। संकुल में उपस्थित जो भी आयन है उनका परीक्षण नहीं देंगे। जैसे ये आयन है तो इसका ये परीक्षण नहीं देंगे कि संकुल में उपस्थित आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। यदि आप इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखना चाहो, जैसे हम इसकी बात करें, देखना K4FeNC6 ये आपके पास में यौगिक है। अब इसमें यदि ये परीक्षण की बात करें भाई धनायन और ऋणायन का परीक्षण किस प्रकार से देंगे, तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे K4 है तो 4K+, भाई 4K+ है, पोटेशियम के बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4K+ लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? FeNC6-4, ठीक है, क्योंकि इसके बायतम कोश में कितना ज़्यादा आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ये धनायन और ऋणायन का परीक्षण दे रहे हैं, लेकिन यहां पे परीक्षण क्या नहीं दे रहे हैं? Fe व NC का यानी आइसोसाइनाइड का परीक्षण नहीं देता है, यानी इनका ये परीक्षण नहीं देते हैं। तो ये चीज हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि ऐसे अकार्बनिक जो ठोस या द्रव का दूसरा रूप कौन सा है? गलित रूप। दोनों अवस्थाओं में कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ये स्थायित्व इनका पाया जाता है, अर्थात इनमें उपसह संयोजक बंध बनता है और उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। तो इनसे लवणों को हम कौन से लवण कहते हैं? संकुल लवण कहते हैं। जैसे आपने लिखा K4FeN6 यानी जो आपके पास में पोटेशियम फेरो आइसोसाइनाइड है या आपके पास में NiCO5 है, तो यदि इनके गुणों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन का परीक्षण देते हैं। धनायन और ऋणायन के परीक्षण का मतलब है कि यहाँ पे आपने जो संकुल लिया है, इस संकुल में यहाँ पे पोटेशियम धनायन है तो ये ऋणायन की प्रकृति दर्शा सकते हैं, लेकिन संकुलों में उपस्थित जो आयन होते हैं वे परीक्षण नहीं देते हैं। ये संकुल में उपस्थित आयन है Fe और Cn, ये अपना परीक्षण नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको हम संकुल लवण की संख्या देते हैं। किसकी संख्या देते हैं? संकुल लवण की संख्या देते हैं। तो यहाँ तक आप सबके अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना कि आगे का क्या पॉइंट है। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, विशेष तौर से ध्यान देना। Na2, अब जो Na2 है FeCN4 और यहां पे क्या है? H2O। अब जैसे ये आपके पास में एक यौगिक है और इस यौगिक में आप यहां पर लगा दो 2। अब ये संकुल यौगिक है, संकुल लवण है। अब इसमें कुछ विशेष तौर जो मुख्य बातें हैं उन बातों की हम बात करनी है कि जो इसमें लगा हुआ बड़ा कोष्टक होता है, इस बड़े कोष्टक को
हमेशा हम बोलते हैं संकुल मंडल। क्या बोलते हैं? संकुल मंडल। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि संकुल मंडल कौन होता है, कि जो बड़ा कोष्टक के बीच के यौगिक होते हैं उनको, बड़े कोष्टक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? संकुल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुल मंडल बोलते हैं। अब संकुल मंडल के बाद में जो बड़े कोष्टक के आगे जो मान होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनायन। धनायन, इन संख्या को हम बोलते हैं धनायन। अब इसके बाद में जो बड़े कोष्टक के अंदर मुख्य जो तत्व होता है, यहां पे जो कोष्टक के बाहर तत्व है, ये मुख्य तत्व है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में ये यौगिक बचे, यहां पे Cn है और यहां पे क्या है? H2 है। जो Cn होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? साइनाइड, और H2 को क्या बोलते हैं? जल। तो जो Cn और H2 है ये दोनों यहां पे होते हैं लिगैंड। क्या होते हैं ये दोनों? इन दोनों को हम बोलते हैं लिगैंड। ठीक है। और जो इनके पीछे ये संख्या लगी हुई है, ये इन दोनों संख्या को बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर। उपसह संयोजन लिखना है यहां पे, उपसह संयोजन संख्या। तो जैसे ये आपके पास में कोई संकुल दे रखा है, उसमें ये मुख्य बातें होती हैं कि जो बाहर का यौगिक होता है, जैसे Na2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? धनायन। ये Fe है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। ये यहां पे क्या रहेंगे? लिगैंड। ये इसकी क्या रहेगी? ये संकुल मंडल। जैसे एक एग्जाम्पल हम और बात करते हैं, K4FeCN का होल 6 ये है। तो इसमें क्या है? ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा? धनायन। ये क्या हो जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। ये यहां पे Cn क्या रहेगा? लिगैंड। 6 को क्या बोलेंगे? उपसह संयोजन संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? और ये बड़ा कोष्टक है, इस बड़े कोष्टक को क्या बोलेंगे? संकुल मंडल। क्या बोलेंगे? संकुल मंडल। तो ये बातें हमें अच्छी तरह से किसी एक संकुल में पता होनी चाहिए कि यहां पे धनायन किसको दर्शाया जाता है? संकुल मंडल किसको दर्शाया जाता है? उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? लिगैंड क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? तो ये सारी चीजें हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो इनको पहचानने के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो मुख्य बात है उसकी हम बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की। किसकी बात करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु की। कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? ये Fe है। कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? तो केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में हम ये कहेंगे कि वह परमाणु, अणु या आयन जिसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। और वह उदासीन प्रकृति में पाया जाता है, आयन पाया जाता है। और जो आयन लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। जो आयन होता है वह आयन लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह आयन है जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह कौन सा बंध बना देता है? उपसह संयोजक बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है उनके मध्य? उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की संज्ञा देते हैं। तो इसकी हमें परिभाषा लिखनी है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? तो हम ये लिख सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु की हम सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं कि इनकी सबकी हमें परिभाषाएं जाननी है। जो भी यौगिक है उनकी सबकी परिभाषाएं जाननी है। तो इसमें ये लिखना है, वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन
जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। किससे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है? लिगेंड। यानी जो इनमें जो लिगेंड पाए जाते हैं उन लिगेंडों से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? लिगेंड के साथ कौन सा बंध बनाता है? उपसह संयोजक बंध बनाता है। यानी जो लिगेंड के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, अर्थात लिगेंडों के साथ उपसह संयोजक बंध बनाता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो लिगेंडों के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? ग्रहण करता है। लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, अर्थात लिगेंडों के साथ उपसह संयोजन बंध बनाता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु हम कहते हैं। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखनी है कि केंद्रीय धातु परमाणु की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें हमें जानना है कि इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है। कि सबसे पहले हम लिगेंडों की प्रकृति की बात करते हैं। तो लिगेंडों की प्रकृति के लिए हम ये कहेंगे कि लिगेंडों की प्रकृति में हम ये कह सकते हैं कि यहां पे क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु था। और केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में हम ये कहेंगे कि सामान्यतः या अधिकांशतः केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वे डी श्रेणी के तत्व होते हैं। कौन सी श्रेणी के? डी श्रेणी के तत्व होते हैं। कि केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वे अधिकांशतः डी श्रेणी के तत्व ही होते हैं। और जो डी श्रेणी के तत्व होते हैं उन डी श्रेणी के तत्वों को हम केंद्रीय धातु परमाणु की संज्ञा देते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हो नोट में, सामान्यतः या अधिकांशतः केंद्रीय धातु परमाणु डी श्रेणी के तत्व होते हैं। यानी सामान्यतः अधिकांशतः केंद्रीय धातु परमाणु हैं वे कौन सी श्रेणी के तत्व होते हैं? डी श्रेणी के तत्व होते हैं। यह चीज हमें पता होनी चाहिए। अब उसमें कुछ मुख्य बातें और देख लेते हैं। जब उप सहसंयोजक का नामकरण किया जाता है। यदि आपके पास में जो उपसह संयोजक है उस उपसह संयोजक का आप क्या करते हो? नामकरण करते हो। उपसह संयोजक ऐसे लिख दो यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण किया जाता है। अब नामकरण करने के बाद उसमें दो बातें आती है। एक तो क्या था? उदासीन, एक क्या आता है? धनायन, और एक क्या आता है? ऋणायन। तो इन चीजों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण किया जाता है तो यदि संकुल उसमें पाया जाने वाला संकुल या तो उदासीन है या धनायन है तो उसके नाम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं। यानी जो उसमें पाया जाने वाला संकुल है उस संकुल में यदि वे कैसी प्रकृति में या तो उदासीन है या कैसा है? धनायन है, तो उसके नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण किया जाता है तो यदि संकुल उदासीन या धनायन हो तो उसके नामकरण में उदासीन या धनायन हो तो उसके नामकरण में उसके नामकरण में उदासीन या धनायन हो तो
उस धातु के नाम में, उस धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता है? जब वह धातु कैसी होती है? उदासीन होती है या कैसी होती है? धनायन होती है, तब उसकी धातु के नाम में क्या नहीं होता है? कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। परंतु यदि वह संकुल ऋणायन होता है, यदि यहां पर आप आगे से लिख सकते हो, परंतु वह संकुल ऋणायन होता है, तो अब यदि वह ऋणायन होता है तो ऋणायन होने के कारण उसके नाम के पीछे हम क्या जोड़ देते हैं? नाम के अंत में एट जोड़ देते हैं। परंतु वह संकुल ऋणायन होता है तो उसके नाम के अंत में एट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एट जोड़ देते हैं। तो यह विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है कि उसके नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? एट जोड़ दिया जाता है। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहले एक बार इधर देख लो कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, अर्थात लिगेंड के साथ क्या बनाते हैं? उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में जैसे ये आपके पास में यौगिक है, तो ये कैसा आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ये यहां पे लिगेंडों के साथ में क्या बनाता है? उपसह संयोजक बंध बनाता है। सामान्यतः अधिकांश केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी श्रेणी का तत्व होते हैं? डी श्रेणी का तत्व होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि अधिकांशतः केंद्रीय धातु परमाणु किस श्रेणी के तत्वों में पाए जाते हैं? तो किस श्रेणी के तत्व होते हैं? डी श्रेणी के तत्व होते हैं। जब उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण किया जाता है तो संकुल उदासीन या धनायन होता है, तो उस धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु वह संकुल ऋणायन होता है तो उसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? एट जोड़ देते हैं। अब इनके एग्जाम्पलों की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एट जोड़ा गया। तो देखना ध्यान से कि एट वाले एग्जाम्पलों की हम बात कर लेते हैं। यह आपका यौगिक था। अब देखो कि एट किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उनके बारे में हमें बात करनी है। एट में जैसे Fe होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। अब फेरस है, Fe है, अब ये धनायन, तो सामान्यतः क्या आएगा? किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, फेरस आएगा। और यदि ये ऋणायन होगा तो इसको क्या लिखेंगे? फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। तो फेरस से क्या लिख दिया आपने? फेरेट। अब नंबर 2, जैसे आपने लिखा Mn, इसको क्या लिखते हैं? मैग्नीज। क्या लिखते हैं? मैग्नीज। तो मैग्नीज है, तो मैग्नीज को हम क्या लिख देंगे? मैग्नेट। क्या लिख देंगे? मैग्नेट। इसके अलावा जैसे आपने एक यौगिक और ले लिया CO, इसको क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। सामान्य कोबाल्ट होता है, और इसको आप क्या लिखते हैं? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। इसी प्रकार से जैसे आपने लिखा Ni, Ni को क्या लिखते हो? निकिल। और निकिल को आप यदि ऋणायन होने पर क्या लिखोगे? निकिलेट। निकेलेट। क्या लिख दोगे? निकेलेट। अब निकिल के बाद में जैसे आपके पास में यौगिक है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को क्या लिखोगे? प्लेटिनम। और उसमें क्या लिख दोगे? प्लेटिनेट। पीटी। प्लेटिनम, ये प्लेटिनम होता है। इस प्लेटिनम को यहां पे क्या लिख दोगे? प्लेटिनेट। 8 लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपने लिया क्रोमियम, क्रोमियम, तो क्रोमियम को आप क्या लिख दोगे? क्रोमेट। क्रोमेट। यदि आप इसी प्रकार से कहोगे Au, अब Au होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोना होता है, इसको हम बोलते हैं ओरम। क्या बोलते हैं? ओरम। और ओरम को क्या लिखा जाता है? ओरेट। ओरेट। तो सोना आ गया, सोने के साथ में कौन आ जाएगी? चांदी भी आएगी भाई।
तो सोने को क्या बोलते हो? ओरम। तो चांदी को क्या बोलते हो? अर्जेंटम। अर्जेंटम। और इस अर्जेंटम को हम क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, अदोनेटेट, अर्जेंटेट। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर से इस बिंदु से ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में संकुल में क्या हो? ऋणायन हो, तो ऋणायन होने पर तो फेरस को फेरेट, मैग्नीज को मैग्नेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकल को निकलेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, क्रोमियम को क्रोमेट, ओरम को ओरेट, अर्जेंटम को अर्जेंटेट लिखा जाता है। और धनायन या उदासीन होने पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। यह मुख्यतः आपको ध्यान रखना है। अब ये तो थी केंद्रीय धातु परमाणु की। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि केंद्रीय धातु परमाणु आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में हम बात करेंगे लिगैंड की। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यदि हम आगे की बात करेंगे लिगैंड की, तो लिगैंड में हम ये कह सकते हैं कि लिगैंडों का सामान्यतः परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में लिगैंडों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो देखो, अब केवल इसमें हम लिगैंड की परिभाषा की बात करते हैं कि लिगैंड की परिभाषा, तो आप इनको सबसे पहले अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब हम बात करेंगे लिगैंड। लिगैंड क्या होता है, इसको नंबर 2 दे रहा हूं मैं लिगैंड को। तो देखो, लिगैंड की हम बात करेंगे कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन क्या है? कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दहन करता, अर्थात देता है। कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। जो आपने लिखा था केंद्रीय धातु परमाणु में, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है? लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है? केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है। और लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो ये विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। तो यहां लिगैंड की हम बात करते हैं, तो लिगैंड में आपको यह ध्यान रखना है कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात धातु के साथ उप सह संयोजक बंध बनाता है, उसे लिगैंड कहते हैं। ओके, कि वह उदासीन अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। और वह धातु के साथ में क्या बनाता है? उपसह संयोजक बंध बनाता है। अब सामान्यतः हम लिगैंडों के वर्गीकरण की बात करेंगे। भाई लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से होते हैं? तो मुख्यतः जो लिगैंडों का वर्गीकरण किया जाएगा, वह लिगैंडों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाएगा। एक तो किया जाएगा कि आवेश के आधार पर, और एक दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो एक तो हम आवेश के आधार पर लिगैंडों के वर्गीकरण की बात करेंगे, एक दाता परमाणुओं के आधार पर, संख्या के आधार पर लिगैंडों की बात करेंगे। तो ये जो लिगैंडों का वर्गीकरण है, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। और इस क्लास में हमें केवल लिगैंड की परिभाषा देखनी है। अगली क्लास में हम देखेंगे उनका वर्गीकरण कि कौन कौन से लिगैंड होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि
आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दाता परमाणु के आधार पर कितना भागों में बांटा गया। जैसे आवेश के आधार पर आप ये कह सकते हो कि उदासीन है, धनायन है, ऋणायन है, और वहाँ पे दाता परमाणु के आधार पर कि एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक, पंचदंतुक और षष्ठ दंतुक, ये आपके लिगेंड के प्रकार हैं। उन हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।